तो नंबर ऑफ मोल और एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब गिवन इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व, ये एमसीक्यूज में लूंगा मैं, थ्योरी क्लियर करते रहो अभी। हाँ तो अधिक क्वेश्चन भी ले रहे हैं अपन रेफरेंस के लिए, सिर्फ समझने के लिए। तो जैसे अपन नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं वैसे अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हैं, और वैसे अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन ने नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन कंपाउंड, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पहले ये साइड में ऐसे निकालते आना है। अब जैसे मान लो O डाई नेगेटिव दिया गया, अब मैं आपको ऑक्सीजन का वेट दे देता हूँ। सपोज मैंने आपको दिया कि 3.2 ग्राम O डाई नेगेटिव में, कितने 3.2 ग्राम O डाई नेगेटिव में आपको मैंने प्रोटॉन पूछ डाला, तो 3.2 इट इज गिवन वेट। और O डाई नेगेटिव में ऑक्सीजन तो एक ही है ना, अपॉन 16 इंटू क्या पूछा गया, प्रोटॉन्स, तो इसके प्रोटॉन कितने 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन पूछता था तो इलेक्ट्रॉन करेगा 3.2 अपॉन 16 इंटू 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर। रिमेंबर वन थिंग, प्रोटॉन आर ऑलवेज कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन ये वेरी हो सकते डिपेंड अपॉन द चार्ज। अगर न्यूट्रल रहता तो फिर इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के इतने ही रहते। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इतने तभी रहते जब वो स्पीसीज न्यूट्रल है। जैसे देखो ना, N मोनोनेगेटिव में प्रोटॉन कितने 7 है, बट इलेक्ट्रॉन कितने 8 है। अगर सिर्फ नाइट्रोजन अकेला रहता, नॉट मोनोनेगेटिव, ओनली N, तो प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन 7। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फार्मूला है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल एवोगाड्रो नंबर लेना पड़ेगा, साथ में एटॉमिसिटी की जगह पे प्रोटॉन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, मोल, मॉलिक्यूल, ये सब चीज़ें क्लियर कर लो। अब अपन आगे चलते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये 3 चीज़ों पर, और नॉर्मेलिटी है ना। ये बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। तो मोल फ्रैक्शन तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। मोल फ्रैक्शन को अगर मैं ओरली बताऊँ कि मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते, इधर देख लो, इधर बोर्ड पे ध्यान दो रहे। मोल फ्रैक्शन इट इज डिनोटेड बाय लेटर x, और मोल फ्रैक्शन हमेशा जो निकाला जाता है उसके लिए कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर होना, और उन मेंबर्स का आपको मोल दिए हुए होना। और अगर उनके मोल दिए हुए नहीं है तो फिर ऐसा डाटा दिया जाएगा जिससे आप उनके मोल निकाल सकते हैं। और मोल निकालने के कितने रास्ते हैं? 6, बस खत्म। अब एकदम एकदम पांचट क्वेश्चन लेता बिल्कुल, A के 2 मोल है और B के 3 मोल है, इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। और डायरेक्ट मोल बोल रहा, अब A और B कौन है पता नहीं, बट A के 2 मोल है, B के 3 मोल है। आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना है, तो बहुत सिंपल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B। फिर B का मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ, तो इसका यहाँ कितना आंसर रहेगा? 2 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज 0.4, दैट इज 2/5। और ये कितना रहेगा? 3 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज 0.6। तो टोटल कंपोनेंट कितने थे? 2 थे। तो दोनों का मोल, एक का 0.4 है तो दूसरे का 0.6। उसका कारण ये है कि दोनों के मोल फ्रैक्शन की एडिशन कितनी होती है? 1 होती है। और 1 को क्या कहते हैं? यूनिटी कहते हैं। यूनिटी मतलब यहाँ 1 होगा उसका मतलब, तो 1 इज कॉल्ड है यूनिटी। अब अगर यहाँ 2 कंपोनेंट दिए गए थे करके दोनों के मोल फ्रैक्शन की एडिशन कितनी आएगी? 1 आएगी। सर फिर अगर अपन ने पहले का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए तो दूसरे के निकालने की जरूरत नहीं। अगर 2 ही कंपोनेंट है तो, यानी 2 ही मेंबर है, तो पहले का 0.4 आया तो दूसरे का 0.6 रहेगा। और पहले का 0.2 आता तो दूसरे का 0.8 रहता, बिकॉज दोनों के मोल फ्रैक्शन की एडिशन कितनी होगी? 1 होगी। बट अगर 2 है तो, अगर 3 है तो फिर आपको तीनों का मोल फ्रैक्शन एक एक करके निकालना पड़ेगा। जैसे A के 2 मोल है, B के 3 मोल है और C के 5 मोल है। 3 कंपोनेंट है, मान लो समझो A है, B है, C है। A है, B है, C है। A के 2 मोल है, B के 3 मोल है, C के 5 मोल है। अब टोटल कंपोनेंट कितने हो गए? 3 हो गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालो, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ C। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ C अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ C।
अब आपको क्या मतलब ये एकदम हलवा लगता है क्या नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली दिए रहेंगे? बस नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली ना देके आपको एक तो उनके वेट दिया रहेंगे, तो वॉल्यूम दिया रहेंगे, तो मॉलिक्यूल दिए रहेंगे, तो मोलरिटी वॉल्यूम दिया जाएगा कंपोनेंट का। आप उन पर से मोल निकालो, फिर मोल फ्रैक्शन निकालो। जैसे मान लो मैंने एक ले लिया भाई H2SO4 और एक ले लिया मैंने इथेनॉल। इथेनॉल दारू, हाँ अब समझ में आ गया। तो जो H2SO4 है उसका मैंने ले लिया 49 ग्राम। तो ये H2SO4 का क्या हो गया? वेट हो गया। वे जो ग्राम है वो क्या है? वेट है। ग्राम जो है वो यूनिट ऑफ वेट है। अब समझो अपन ने एक बच्चे को ये ऐसा पेन दे दिया, वो घर पे आके क्या बोलेगा? मुझे सर ने पनिशमेंट दिए करके, गिफ्ट मिला, उसको प्राइज मिला करके। और एक तो 2 झापड़ा लगा दिया अपन ने, वो घर पे आके बोलेगा आज मुझे प्राइज मिला क्लास में करके। तो यूनिट पर से समझा करो ना। अरे समझ में आया मैं क्या कर रहा? मैंने बोला 49 ग्राम H2SO4। व्हाट इज 49 ग्राम H2SO? इट इज द वेट ऑफ H2SO4। तो वहाँ अपन क्या करेंगे? 49/98। और अगर मैं इथेनॉल का देता हूँ कि 2 मोलार इथेनॉल इन 3 लीटर कंटेनर, मतलब मैंने अल्टीमेटली आपको इथेनॉल के मोल दिया, बट वो किस फॉर्म में दिया? मोलैरिटी के और वॉल्यूम के फॉर्म में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल। अब दोनों के क्या आ गए? नंबर ऑफ मोल। फिर आप चाहे H2SO4 का मोल फ्रैक्शन निकालो या इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालो। अल्टीमेटली मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए अपने पास में क्या होना? नंबर ऑफ मोल्स। अबे नाम में है ना उसके, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होना? बस सिंपल है। अब नंबर ऑफ मोल कभी कभी ऐसे डायरेक्ट भी दे सकते हैं हलवा के जैसे, बिल्कुल देख लो, या तो आपको घुमा फिरा के डाटा दिया। तो एग्जाम के अंदर मोल फ्रैक्शन घुमा फिरा के दिया जाता। और ये एकदम बेसिक पॉइंट बताया मोल फ्रैक्शन का मैंने। अब इसके बाद अपना अगला आर्टिकल इसी में जो देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन समझ में आएगा। ये इसमें एक सेंटेंस ध्यान से सुनना। सपोज 2 कंपोनेंट है, तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की एडिशन कितनी रहेंगी? 1। 3 रहते तो 1 नहीं, 3 रहते तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का एडिशन इज इक्वल टू 1। 4 रहते तो चारों के मोल फ्रैक्शन का एडिशन इज इक्वल टू 1। तो अगर 5 रहते तो पांचों के मोल फ्रैक्शन का एडिशन इज इक्वल टू 1। तो इन शॉर्ट क्या रहेगा? द सम ऑफ, सम मतलब कि एडिशन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। तो 1 को क्या कहते हैं अपन? यूनिटी। तो और मैं ये सेंटेंस बोलूं, द सम ऑफ, सम मीन्स एडिशन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। तो वो क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। इट इज इक्वल टू यूनिटी। और मोल फ्रैक्शन की एक और खास बात, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट नहीं है। अब देखो अपन आज 1 2 3 4 5 6 कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसमें का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया। और अगले जो 5 है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम सॉल्यूशन, पीपीबी सॉल्यूशन। तो कुछ टेम्परेचर पर डिपेंड करते और कुछ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। तो एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना, जहां पर वेट आता, वेट वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, और जहां पे वॉल्यूम आता वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो मास इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन किस पर से निकालते हैं? मोल पर से। और यहाँ जो मोल है उसके अंदर अपन क्या यूज करते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अल्टीमेटली मोल फ्रैक्शन जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, इट इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब अगला कंसेप्ट आएगा मोलरिटी। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मतलब जैसे अपन ने ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया 0.4, और ये मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर है, फिर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तब भी ए के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं बदलेंगी, बिकॉज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। बट अगर मोलैरिटी की बात करें, जो अपन आगे देख रहे हैं, नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं या फॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये 3 चीजें, एम मतलब मोलैरिटी, एन मतलब नॉर्मेलिटी, एफ मतलब फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी भी होती है, फॉर्मेलिटी इट इज नथिंग बट द फॉर्मेलिटी। मतलब फॉर्मेलिटी जो है वो फॉर्मेलिटी ही है एक तरह से, क्योंकि मोलैरिटी को कहते हैं। फिर कब मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी कहते हैं? अगर कंपाउंड नेचर में आयनिक है, अगर सोल्यूट नेचर में आयनिक है, तो ऐसे सोल्यूट की मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी कहते हैं। तो फॉर्मेलिटी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अब बात करेंगे अपन मोलैरिटी
नॉर्मेलिटी। और ये इनकी एक और छोटी बहन, उसको कहते हैं मोलैलिटी। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी। एम मतलब ये होगा मोलैलिटी, ये बड़े मोलैलिटी। और ये जो एम है ये है मोलैरिटी। बस ये र और ये ल का फर्क है। लार लाल, हाँ तो वही लाल। तो ये जो है मोलैलिटी और मोलैरिटी, बस इतना फर्क। बट इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड, ये मोलैलिटी डिपेंड नहीं करता, मोल फ्रैक्शन भी डिपेंड नहीं करता। तो मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी बोथ आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब अपन आगे चलेंगे, तो बहुत सिंपल वे से मैं एक एक फार्मूला लिख रहा हूँ। मोलैरिटी, बोर्ड पे ध्यान देना रहे, मोलैरिटी, ठीक है। उसके बाद मोलैलिटी, उसके बाद नॉर्मेलिटी। अब बिल्कुल ये मरते दम तक ये फार्मूले याद हो जाना चाहिए, कंसंट्रेशन करो, बहुत काम करते। मोलैरिटी के अलग अलग नाम है। मोलैरिटी को ही कंसंट्रेशन कहते हैं, मोलैरिटी को ही एक्टिव मास भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव मास। तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स। अब जब मैं क्वेश्चन पूछा करूँ तो जरा फटाफट आंसर दिया करो। मोलैरिटी ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज, ये एक ही चीज है। मतलब क्वेश्चन में एक्टिव मास पूछा गया, मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया, मीन्स आपको मोलैरिटी पूछी गई। क्या मोलैरिटी में मोल आ रहा? क्या मोलैलिटी में भी मोल आ रहा? तो आधा तो आपको वैसे ही पता है, मतलब नंबर ऑफ मोल ऊपर हो गए। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में कॉमन देखो क्या है, यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स किसके? नहीं, दो चीजें होती है, वन इज सोल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि भाई मैंने ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करा, तो आपको क्या लगता है भाई सोल्यूट कौन होगा? शाबाश। और सॉल्वेंट कौन रहेगा? कॉमन सेंस का क्वेश्चन। तो अगर मैंने ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करा तो नंबर ऑफ मोल किसके निकालना पड़ेंगे? वाटर के कि ग्लूकोज के? ग्लूकोज के, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। इतना सिंपल करके बता रहा है यार, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ये कॉमन हो गया। यहां पर भी वही रहेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये देखना मैंने क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोलैलिटी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी तीनों भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है, क्लियर कर लो। MNF मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और क्यों डिपेंडेंट है ये भी समझ में आएगा। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोल फ्रैक्शन गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट से नंबर ऑफ मोल निकलते हैं, वेट आता है इसके अंदर, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब ये आधा तो कॉमन हो गया। क्या नॉर्मेलिटी में मोल है? बोले सर नॉर्मेलिटी में नॉर्मल है। देखो ये नॉर्मल, अरे मैंने पूछा मोल है तो इसमें ऊपर नंबर ऑफ मोल नहीं आएगा, तो इसमें कुछ नई चीज आती है, और वो नई चीज है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, एक ही जगह तीनों फार्मूले आप ध्यान में रख सकते, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी। चलो बोलो, अगेन अगेन। अब देखो मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मोलैलिटी, मतलब आधा काम तो हो ही गया ना आपका, सीधा सीधा काम हो गया। उसके नाम में समझ में आ रहा, मोलैरिटी में मोल है, मोलैलिटी में मोल है, नॉर्मेलिटी में मोल नहीं है। तो मोल नहीं है करके नंबर ऑफ मोल भी नहीं है, फिर तो नई चीज है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अब इसके अंदर
मोलैरिटी में डिनोमिनेटर होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। अपना डीएम क्यूब को क्या कहते हैं? लीटर। डीएम क्यूब ऑल्सो कॉल्ड एज लीटर। खत्म। अब पढ़ो मोलैरिटी का फार्मूला। लाउडली। और मोलैरिटी में पढ़ेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब एक बात बताओ, आधा तो कॉमन है, अब बचे हुए आधा भी कॉमन रहता तो फिर ये दो दो रहते कि एक रहते? और वो एक मतलब यहाँ कुछ अलग है, सिंपल है। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, अब इसमें वॉल्यूम आ रहा, तो जहाँ पे वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट। और मोलैरिटी टेम्परेचर मतलब यहाँ वॉल्यूम मतलब यहाँ वेट है, तो वेट किसका रहेगा? सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना। इसमें सॉल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है भाई। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या है फिर मोलैरिटी का फार्मूला? और मोलैरिटी अब देखो नॉर्मेलिटी में ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है और नंबर ऑफ मोल है, मतलब ये सेम है कि डिफरेंट है? तो इसका डिनोमिनेटर कॉमन है, मतलब जो डिनोमिनेटर मोलैरिटी में था वही डिनोमिनेटर नॉर्मेलिटी में। मतलब क्या रहेगा फिर? वॉल्यूम ऑफ अब क्या इसमें वॉल्यूम आ रहा, मतलब ये टेम्परेचर, वॉल्यूम रहा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, वेट रहा तो टेम्परेचर। तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के फार्मूले। एक बात बताओ, आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को डीएम क्यूब में लेके करना। भाई आ गए सर लोग अपने में 7 बजे 7, 5, 7, 10 मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो मोलैलिटी नॉर्मेलिटी, अरे सिंपल फार्मूले पे कभी कभी नीट और जेईई में क्वेश्चन आ जाता है, मतलब पेपर निकालने वालों को कभी भी क्या लगता कि डिफिकल्ट टास्क है, फार्मूला सिंपल। अब इसमें न्यूमेरिकल, इस पे कम से कम 20-30 क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं। अलग अलग कंपाउंड लो, उसका वेट लो, उसके वेट को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके उसके नंबर ऑफ मोल निकाल दे लो। हाँ, यहाँ लोचा क्या रहेगा, कुछ बच्चों को वॉल्यूम के यूनिट और वेट के यूनिट का प्रॉपर कन्वर्जन करते नहीं आता, वो अपन अभी अगली स्टेप में देखेंगे। अब जरूरी है कि आपको वॉल्यूम डीएम क्यूब में दिया रहेगा? नहीं, मतलब बिल्कुल ये वॉल्यूम दिया हुआ डीएम क्यूब में, लो बेटा निकाल लो मोलैरिटी, अंजाओ घर को, तो ऐसा तो होगा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। तो बस आपको वॉल्यूम अगर डीएम क्यूब में दिया हुआ नहीं है तो फिर अदर यूनिट्स में दिया रहेगा, फिर आपको ये करना है कि जो अदर यूनिट्स में उसको डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। अरे समझ में आ रहा है? ये सिंपल है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो वेट केजी में ना देके कभी कभी ग्राम में दे सकते, कभी मिलीग्राम में दे सकते, कभी क्विंटल में दे सकते, पर क्विंटल में नहीं देते, बोले क्विंटल में किराना दुकान आता, तो क्विंटल में नहीं देते, मतलब ग्राम में मिलीग्राम में दे सकते, माइक्रोग्राम में दे सकते। आपको सिर्फ क्या कन्वर्ट करना है, उसको केजी में कन्वर्ट करना। तो हमको केजी में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि फार्मूले में सॉल्वेंट का वेट की जो रिक्वायरमेंट है वो केजी की है, तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए। तो मोलैरिटी नॉर्मेलिटी एक साथ तीनों फार्मूले लर्न करना है। मोलैरिटी में मोल है करके ऊपर नंबर ऑफ मोल, और नॉर्मेलिटी में मोल नहीं है करके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और फिर मोलैरिटी में नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी में नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, और नॉर्मेलिटी में वही रहेगा जो ऊपर मोलैरिटी में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। इन तीनों में 2 टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कौन कौन है वो? मोलैरिटी, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम रहा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब दिस 2 टर्म्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब द वैल्यू ऑफ दिस मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज उसमें तो वॉल्यूम रहा तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, और वेट रहा तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सिंपल है। अब इसके बाद इनके यूनिट देखो, ऊपर क्या है? मोल्स पर डीएम क्यूब। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी? द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल्स पर डीएम क्यूब, या इसको अपन मोलार भी कहते हैं, मोलार या कैपिटल एम।
तो मोल्स पर डीएम क्यूब और मोलार और कैपिटल एम, इसमें क्या रहेंगे मोल्स पर केजी, मोल्स पर, ये उसका यूनिट हो गए, मोल्स पर केजी या मोलाल या स्मॉल एम। और इसका यूनिट क्या रहेगा ग्राम इक्विवेलेंट पर डीएम क्यूब, ग्राम इक्विवेलेंट पर डीएम क्यूब, ग्राम इक्विवेलेंट पर डीएम क्यूब, ग्राम इक्विवेलेंट पर, ग्राम इक्विवेलेंट पर डीएम खत्म। अब सर एक लोचा है इसके अंदर कि जैसे हम नंबर ऑफ मोल निकाल